आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिस का जो टाइटल्स है वो है सॉलिड एंगल्स। हमने क्या किया हुआ इन मैथमेटिक्स में प्लेन एंगल्स पढ़ा है और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज सॉलिड एंगल्स पढ़ेंगे। जो प्लेन एंगल्स होता है वो 2 डायमेंशंस होता है और जो हमारे पास सॉलिड एंगल्स है वो 3 डायमेंशंस होता है। आज की वीडियो में हम ये सारा कंप्लीट जो है देखेंगे कि 2 डायमेंशंस में कैसे परफॉर्म होता है और 3 डायमेंशंस में जो सॉलिड एंगल है वो कैसे इसको मेजर करते हैं। देखो जैसे कि हमने क्या किया है, एक प्लेन्स ले लिया, उसमें मैंने कोई एक या पेज ले लिया है या कोई पेपर्स ले लिया, उस पेपर्स में मैंने क्या किया, कोई एक लाइन ड्रा कर दी है, कोई भी लाइन ड्रा कर ली है। अगर उस लाइन ड्रा का मैं करता हूं तो हम क्या करते हैं कि अगर इस प्लेन को, जो ये प्लेन एंगल्स लिखा है, इसका अगर मुझे एंगल्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली इन मैथमेटिक्स क्या होता है कि एक कॉर्नर जहां से कोई भी आपके पास पर्सन्स बैठा है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट्स है जहां से आप मेजर कर रहे हो, सपोज मैंने ये पर्सन्स बना दिया, ह्यूमन आईज बनाई है, इसके क्या एक एंगल हमारा आईज पे यहाँ पड़ रहा है और दूसरा एंगल उसके दूसरे कॉर्नर्स पे पड़ रहा है। अब इनका जो एंगल्स बन रहा है वो एंगल जो है हम उसको थीटा से डिनोट भी कर रहे हैं। अब वो कितना एंगल्स हो सकता है अगर हमें पता है, अगर मुझे एंगल्स देखना है तो वो क्या है कि ये जो मेरी आईज है यहाँ से जितना फोकस बनता है या रेडियस जो बनता है, सपोज वो इतना रेडियस बनता है, सब तरफ उतना रेडियस बन जाता है, मींस इट बिकम्स एज ए सर्कल्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सारी तरफ जो रेडियस है ये सेम रह रहा है इन सर्कल्स में। हमें पता सर्कल में हर जगह सेम रहता है, पर इसको मैं पिक्चर में शो नहीं कर पाऊंगा। इसको मैं पिक्चर में सिर्फ इतना सा ही बनाता हूं कि ये मेरी जो आर्क है वो इतनी है, तो आर्क है, इसका जो रेडियस है सपोज वो मैंने आर ले लिया है, इसका जो रेडियस है हमारे पास वो आर है हमारे पास, उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं और ये जो लेंथ है वो मेरी आर की एल है। अगर मुझे एंगल्स की डेफिनेशन पता है तो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क मेरी कितनी है, एल है, और रेडियस मेरा कितना है, आर है। तो क्योंकि ये सेम यूनिट है, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, अगर दोनों का जो यूनिट है सेम होता है तो न्यूमिनेटर्स में और डिनोमिनेटर में तो वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। पर फिर भी हमने क्या किया हुआ, इसको एक नाम दिया हुआ जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रेड से डिनोट करते हैं। पर बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म्स होती है वो रेडियंस होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास जो प्लेन एंगल्स होता है, ये जो एंगल्स की बात करो, इस प्लेन्स की मैं बात करता हूँ, ये जो मेरे पास सारा प्लेन्स है, हमने इस प्लेन का जो एंगल थीटा है या जो भी एंगल्स है इसको हमने कैलकुलेट किया। ये जो प्लेन्स है मेरे पास, इस प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्लेन का जो एंगल्स बना वो एंगल इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल इज नथिंग बट इट इज द आर्क एंड आर इज द रेडियस एंड हैव सेम डायमेंशंस, have same units, so it is a unitless quantity. Then but in how case we can denote it in the angle in radians या rad, the short form is rad and full form is radians. अब ये तो थी 2 डायमेंशंस की बात, जो सिंपल प्लेन एंगल्स है। जब हम क्या करते हैं सॉलिड एंगल्स की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल में क्या होता है, 3 डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 3 डायमेंशंस कैलकुलेट करूंगा अगर मैं इसको, तो मेरे पास क्या होता है 3 डायमेंशंस 3 डायमेंशंस एंगल हम लेते हैं। सपोज 3 डायमेंशंस अगर एंगल मैं लेता हूं तो सॉलिड एंगल्स में, अब हमने इसको सॉलिड क्यों बोला है, देखो मैंने सिमिलरली क्या किया, एक वैसे ही पेज ले लिया, एक ऐसा ही पेपर ले लिया, उसमें क्या किया मैंने, एक सेम टाइप एक लाइन ड्रा कर ली उस पेपर में, पर मुझे 3 डायमेंशंस लेना। अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो सपोज एक वाला ये डायमेंशंस हो जाएगा, ये वाला ये, ठीक है, और एक क्या होगा, इसके पीछे होगा, एक आगे होगा। पर अगर मैं इस कॉर्नर से देखता हूं और इसका देखता हूं तो एक प्लेन बनता है, ये वाला ऐसा एक प्लेन बन गया जैसे उधर बना था। इसने कोई एंगल बनाना है, क्यों, सेम रेडियस आर, क्योंकि हमने क्या किया, कोई भी रैंडम रेडियस चूज कर लिया, वो सिर्फ ऐसे यूज कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मेरे पास एक और मैंने एंगल्स ले लिया, ये भी एक एंगल्स बना, इसका भी सेम रेडियस आर है, सपोज ये देखो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ। सिमिलरली दूसरा एक पॉइंट्स ले लिया मैंने, तो ये मेरे पास कितने एंगल्स, कितने सरफेस बन गए, बहुत सारे सरफेस बन गए। अगर मैं इसको सरफेस ना बोल के अभी क्या बोलूंगा, ये जस्ट लाइक एज ए वॉल्यूम्स बन गया मेरे पास, एक कोई वॉल्यूम का टाइप की ऑब्जेक्ट्स बन गई है ये सारी। अगर मैं ऐसे देखता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास वॉल्यूम ऑब्जेक्ट्स बन गया, एक ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये वॉल्यूम है, ये प्लेन्स है और ये मेरे पास वॉल्यूम्स या ऑब्जेक्ट्स बन गया। अब इसका हमें पता है कि जब भी हम सॉलिड एंगल्स का क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या बन गया, अब यहां तो हमने क्या किया था,
अगर आपको याद है वहां हमने क्या किया था, सर्कल लिया था, पर मैं यहाँ सर्कल ना बोल के अब मैं क्या करता हूँ, सरफेस बोलता हूँ, क्योंकि पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में हमें पता है कि हमने सर्कल और सरफेस में क्या डिफरेंस होता है, सरफेस और सर्कल में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हमें पिछली वीडियोस में पता है, हमें मैथमेटिक्स में भी पता है कि सर्कल और सरफेस में क्या डिफरेंस है। ओके, अब जब इसका मैं सरफेस एरिया निकालता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉलिड एंगल, सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड रेडियस आर। अब देखो यहां तो हमने आर लिया था, यहां मैंने आर स्क्वायर कर दिया। अब जो सरफेस एरिया का यूनिट्स होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर्स होता है, मीटर स्क्वायर्स होता है। और यहां भी मुझे क्या करना पड़ा, आर का स्क्वायर्स करना पड़ा, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है उसको हमने डबल किया। अब देखो कैसे, सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, एक तरफ इसकी m लेंथ है, दूसरी तरफ भी सपोज मैंने रेक्टेंगल बना दी, दूसरी तरफ भी m है, तो इसका जो एरिया क्या होगा, m स्क्वायर हो गया। अगर मैं m स्क्वायर करता हूं यहाँ पे और डिवाइड बाई m करता हूं, रेडियस एक ही लेता हूं, सिंपल लेता हूं सपोज यहाँ, तो मेरे पास m स्क्वायर अपॉन m हो जाएगा, तो एक m बच गया। तो ये तो बात नहीं हुई, क्योंकि हमें तो पता है कि वो यूनिटलेस होगा। ठीक है, अगर इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पे यहाँ पे r स्क्वायर लगाना पड़ा, और m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर क्या हो जाता है, यूनिटलेस हो जाता है। ठीक है, पर इसके भी हमारे पास क्या होते हैं, हमने इसको डिनोट किया गया, वो कौन सा है, स्टेडियंस, इसको स्टेट बोलते हैं या सेरेडियंस। ठीक है, इसका जो यूनिट्स होता है सॉलिड एंगल का सेरेडियंस होता है। अब जो सॉलिड एंगल्स है बेसिकली वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड्स हमारे पास क्या होता है, स्टीरियो, ठीक है, और जो एंगल और रेडियस होता है वो हमारे पास लैटिन वर्ड्स है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, मिला के बनाया हुआ सॉलिड एंगल्स या स्टेरेडियंस, इन दोनों को यूज किया हमने, यहां से हमने स्टेरेडियंस इसका यूनिट से ले लिया है। तो ये हमारे पास जो है छोटा सा जो वीडियो थी वो थी प्लेन एंगल्स और सॉलिड एंगल्स में। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ये देखते हैं हम लोग अपने इस केस में कि हमारे पास जो सॉलिड एंगल्स है या हमारे पास जो प्लेन एंगल्स है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्फीयर एट इट्स सेंटर पे कैसा उसका रिएक्शंस होगा, उसके क्लोज सरफेस पे कैसा रिएक्शंस होगा, क्लोज सरफेस एट एनी पॉइंट, ऑन दी पॉइंट हो सकता है, इन दी हो सकता है, या सेंटर में हो सकता है, या आउटसाइड होता है, ऐसे हमारे पास केसेस बनते हैं। तो वो सारे केसेस हम लोग जो है वो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे ये हम कैलकुलेट कर पाते हैं। Sorry students, due to the shortage of the marker at this time, due to the lockdown periods, not available in the shops, so I have tried my best to write something on the board. तो फर्स्ट जो है हमारे पास सॉलिड एंगल्स है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो सॉलिड एंगल मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया नॉर्मल टू द रेडियस वेक्टर एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो हम क्या करते हैं, इसको जो सॉलिड एंगल है, वैसे वहां मैंने सॉलिड एंगल ही लिखा था, यहां हम उसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से कर देते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है सॉलिड एंगल। ठीक है, और मैंने सरफेस एरिया को ds से कर लिया और r हमारे पास रेडियस था, तो जैसे हमने वहां लिखा था ds अपॉन r स्क्वायर, और सॉलिड एंगल हमने सॉलिड एंगल लिख दिया था डी ओमेगा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैथमेटिकल फॉर्मेशन जो है इसकी डी ओमेगा इज इक्वल टू ds वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर है। अब r यूनिट वेक्टर है अलोंग r एंड ds डॉट r किसके बराबर हो जाता था मेरे पास, वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा हुआ d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा। अब क्यों लिखते हैं हम इसको, अगर मैंने वो फिगर बनाई है उस फिगर में आप देख सकते हो कोई पॉइंट p लिया हमने और एक छोटा स्मॉल एरिया लिया ds, और उसका जो रेडियस है यूनिट वेक्टर वो r है, थीटा एंगल्स है, और जो हमारे पास ds cos थीटा बन के आ गया है। तो अब जो ds है बेसिकली वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दी r यूनिट वेक्टर्स है। सो दिस इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ds इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, d ओमेगा किसके बराबर हो गया मेरे पास, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं इस वे में इसको लिख सकता हूं, तो ds cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया ds इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू r। अब इसका जो वैल्यू है वो हम ये देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा था साथ ही कि सॉलिड एंगल जो है वो सर्कल ना होकर वो स्फीयर होता है। अब वो स्फीयर है, अगर सॉलिड एंगल जो कितना सबटेंड एंगल कर रहा है बाय द स्फीयर एट इट्स सेंटर, अब अगर इसके सेंटर में कितना एंगल कर रहा है
तो मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, द सॉलिड एंगल मेजर्स y एन एलिमेंट्री स्मॉल एरिया, कोई भी एरिया ले सकते हो आप, उसको ds ले लो, dA ले लियो, जितना भी आप ले सकते हो वो लिख सकते हो आप लोग, ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एज इट्स सेंटर, ठीक है, उसका जो सेंटर, उसके सेंटर पे है, देन डी ओमेगा इज इक्वल टू, वो हमने पीछे भी डेफिनेशन से उठा लिया, ds डॉट r अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू ds वेक्टर अपॉन r स्क्वायर डॉट r दिस, ये वेक्टर फॉर्मेशन से इसको वेक्टर जरूर लगाना है इस पे, ओके। अब उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया, ds अपॉन r स्क्वायर आ गया है, कितना आ गया हमारे पास, ds अपॉन r स्क्वायर। अब क्यों लिखा, बिकॉज जो ds होती है हमारे पास, जो सरफेस एरिया वो पैरेलल टू द रेडियस है वेक्टर, द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन इट्स सेंटर इज, अब हमने क्या किया, जब टोटल सरफेस एरिया लेना तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया किसका, डी ओमेगा का, तो हमारे पास इंटीग्रेशन होके क्या आ जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds अपॉन r क्यू, और उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सरफेस एरिया हमें ds का पता होता है, कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है एरिया, और हमने जितना भी जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको मैंने कैंसिल कर दी है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पाई 4 पाई आ जाता है, जब इन द केस व्हेन सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर एट इट्स सेंटर। अब दूसरा जो केस होगा वो केस क्या है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए क्लोज सरफेस ऑन एनी पॉइंट इनसाइड इट, जब कोई भी पॉइंट जो है मेरे पास क्लोज सरफेस हम लेते हैं, उसमें सरफेस जो है वो मेरा स्फीयर का वो सेंटर में आ जाता है, इनसाइड आ जाता है, बिल्कुल बीच में आएगा कहीं भी। सेकेंड जो आता है हमारे पास, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए क्लोज सरफेस ऑन एनी पॉइंट इनसाइड इट। अब इस केस में अगर हम देखते हैं कि हमने क्या किया, कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिया S1 ऑन एनी शेप, कोई भी शेप है उसकी, ये देखो हमने ऐसे ही शेप ले लिया, और उस शेप में कोई भी एट एनी पॉइंट P ले लिया हमने, ये सरफेस मैंने स्फीयर बना लिया इसके अंदर, ठीक है, एनीवेयर इनसाइड इट हो गया। अब हमने क्या किया, इस जो स्फीयर बना उसको मैंने S नाम दे दिया है, ठीक है, P उसका पॉइंट्स रख दिया हमने, यानी इस सेंटर से उसको स्फीयर्स बना लिया, P तब हमने पॉइंट लिया। अब जो एंगल, जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड हो रहा है, एलिमेंट्री जो सरफेस एरिया, कौन सा एलिमेंट्री सरफेस एरिया, ये जो मैंने इसके इस पॉइंट पे रख दिया है, ठीक है। अब ये जो सरफेस एरिया है इसको हमने नाम दे दिया ds1, ठीक है, इज एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये इसका रेडियस आ जाएगा और ये आर्क बन जाएगी, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने जनरल टर्म्स में किया। सो इफ यू सी दैट एवरी एलिमेंट एरिया ऑफ द सरफेस एस ds या S1 कह लो, या एक यहाँ ले लिया मैंने, एक यहाँ ले सकता हूँ, एक यहाँ ले सकता हूँ, अलग अलग ले सकता हूँ, तो हमने S1 S2 S3 जितने भी है वो ले सकते हैं, पर हमने पिक्चर में एक ही दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, सपोज आई वुड लाइक टू टेक every point elementary area of the surface element, there will be a surface area of the sphere S, so the total solid angle subtended by the S1 is equal to the that of the angle subtended by the surface S। ये जितना S surface बना रहा उतना ही ये बनाएंगे टोटल। तो अगर ये S ने बनाया तो पिछले केस में हमने कितना पढ़ा था, 4 पाई था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। So we can say that any closed surface subtend an angle 4 pi on any point inside it। अब सेकेंड पॉइंट्स क्या आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट सॉरी, वो थर्ड पॉइंट्स क्या है, वो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई ए क्लोज सरफेस ऑन एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। अब उसका जब आउटसाइड द स्फीयर है तो हमने क्या किया, फिर कंसीडर कोई पॉइंट P ले लिया, ये देखो ये पॉइंट P लिया हमने, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड दी क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है मेरा S, उसके बाहर हमने ले लिया, ठीक है। अब जो सॉलिड एंगल बन रहा है मेरे पास, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds1, ये वाला बाहर गया तो ds1 एंगल थीटा, ये लिखा नहीं है मैंने, यहाँ लिख भी सकते हो, ds1 है, ठीक है। और एरिया दूसरा जो है मेरे पास, ये देखो इस पे आउटसाइड ds2 है। अब वो दोनों सेम है इन मैग्नीट्यूड, ये कंडीशन है इसकी, दोनों ये सेम रहेंगे इसमें मैग्नीट्यूड्स में। अगर दोनों सेम रहते हैं मैग्नीट्यूड में, और पर साइन जो है इनके ओपोजिट है, यानी डायरेक्शन जो है वो ओपोजिट्स है, साइन ओपोजिट्स हैं। अगर ओपोजिट्स रहते हैं तो हमें पता कि दे आर मेकिंग दी एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स, एक हमारे पास एक्यूट एंगल्स बना रहा है और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल्स बना रहा है।
So the total solid angle subtended by the two elementary surface area will be 0। जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं नेट टोटल वैल्यू निकालते हैं इसकी और इसकी, क्योंकि ऑपोजिट साइंस है, मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम आएगा। जब 4 पाई माइनस 4 पाई आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास क्लोज सरफेस ऑन एनी पॉइंट्स पे आउटसाइड आता है ये सॉलिड एंगल, तो उसकी जो वैल्यूज होती है विल बी 0 होती है। ये हमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है पेपर में एग्जाम में वो भी पूछते हैं कि आउटसाइड जो होता है उससे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है सॉलिड एंगल की, तो वो 0 लिखनी है आपने। थैंक यू।